Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss right of a mortgager. तो अभी मॉर्गेज की जो बेसिक इंट्रोडक्शन बेसिक टर्म था आपका टीपीए के हिसाब से वो हम ऑलरेडी सेक्शन 58-59 में पढ़ चुके हैं कि उसकी डेफिनेशन क्या है, मॉर्गेज मनी क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, ठीक है, मॉर्गेजर क्या होता है, ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे बट मैं थोड़ा अपने किसी और एग्ज़ाम्स में बिज़ी थी तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई। तो चलिए अभी ये स्टार्ट करते हैं और होपफुली कि मैं कंटिन्यू करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो हैं आपके लॉ से रिलेटेड टॉपिक्स के डालने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, राइट्स ऑफ अ मॉर्गेजर। तो राइट्स ऑफ अ मॉर्गेजर जो है वो आपका मिल जाएगा आपको, ये जो आपका टीपीए है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, इसके आपको सेक्शन 60 से सेक्शन 65A तक आपको जो है राइट्स ऑफ क्या मिल जाएगा, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए जब भी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं ना, या आप खुद पढ़ रहे हैं या आपसे सुन रहे हैं कोई भी वीडियो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप साथ ही साथ में ना बेयर एक्ट को भी खोल के रखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राइट है राइट टू रिडेम्पशन। ठीक है, ये आपका सेक्शन 60 में मेंशन किया गया है और ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी मॉर्गेजर जो है उसके पास राइट होता है अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए। जो प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रिडीम करने का राइट होता है अगर वो अपने डेब्ट्स जो हैं, जो भी उसके पास ऊपर कर्ज है जिसके मतलब ड्यू पे उसने वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, उसको कम्प्लीटली या फुली आपका पे कर देता है। तो उसके पास में राइट आ जाता है किस चीज़ का, प्रॉपर्टी को रिडीम करने का, मतलब अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का राइट उसके पास में आ जाता है मॉर्गेजर के पास। तो ये जो राइट है ना, राइट टू रिडीम जो है, ये 3 राइट्स मॉर्गेजर को ग्रांट करता है। तो ये कौन कौन से राइट्स होते हैं? सबसे पहले ये देखिए कि मॉर्गेजर के पास राइट होता है कि वो मॉर्गेज जो डील है उसको एंड कर सके। दूसरा उसके पास में क्या राइट होता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है ना उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा सके। और तीसरा जो है क्या राइट होता है कि वो जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका जो पोजेशन है वो वापस ले सके मॉर्गेजी से। तो ये 3 राइट जो हैं वो प्रोवाइड कराता है आपका राइट टू रिडीम। कौन कौन से हैं? राइट टू एंड मॉर्गेज डील, राइट टू ट्रांसफ़र मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू हिज नेम एंड राइट टू टेक बैक पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन। मतलब मान लीजिए जहाँ पर पोजेशन भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी का मॉर्गेजी के पास में है तो उससे राइट टू रिडीम के तहत वो उस पोजेशन को भी वापस ले सकता है। अब इस राइट के ना कुछ एक्सेप्शन है, मतलब किस किस कंडीशन में ये जो राइट है वो आपका एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाता है। वो कौन सी आपके एक्सेप्शंस हैं जिस केस में आपका ये जो राइट टू रिडीम है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा? वो हैं आपके बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, मतलब पार्टीज़ का जो एक्ट है उसके पार्टी के एक्ट से भी आपका जो राइट है, राइट टू रिडीम है, वो आपका ख़त्म हो सकता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, और तीसरा है आपका अगर कोर्ट के ज़रिए कोई डिक्री पास होती है तो उसके ज़रिए भी आपका राइट टू रिडेम्पशन जो है वो आपका एक्सटिंग्विश हो सकता है। अब बात करते हैं हम दूसरे राइट की। क्या है दूसरा राइट आपका? राइट टू ट्रांसफ़र मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफरिंग। मतलब जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है ना उसको ट्रांसफ़र करने का राइट किसको? किसी थर्ड पर्सन को। फाइन, ये जो राइट है ये भी आपका मॉर्गेजर के पास में आता है। मतलब मॉर्गेजर जो है वो उस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी को उसने मॉर्गेज कर रखा था, जिसका डेब्ट अब वो फुली पे कर चुका है, तो ये राइट उसके पास में भी होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को अपने नाम में ना ट्रांसफ़र करा के किसी थर्ड पार्टी के नाम पे ट्रांसफ़र करा सकता है। तो ये आपका सेक्शन 60A में मिलेगा आपको। और इसमें क्या कहता है कि जो मॉर्गेजर है उसके पास में हैज़ द राइट टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी एंड कैन मेक मॉर्गेजी टू ट्रांसफ़र दैट प्रॉपर्टी टू थर्ड पर्सन आफ्टर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स फुली। मतलब डेब्ट्स को फुली पे करने के बाद जो मॉर्गेजर है
वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन, प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है ना, वो अपने नाम में ना लेकर वो ट्रांसफ़र जो है वो किसी तीसरी पार्टी के नाम पे करा सकता है। जैसे एग्जांपल क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन है ए जो कि आपका मॉर्गेजर है, बी आपका मॉर्गेजी है, मतलब जिसके पास प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जा रही है। तो मान लीजिए ए जो है उसने अपने डेब्ट्स को कम्प्लीटली फुल फाइनल कर दिया, मतलब पे कर दिया है। तो यहाँ पर आपका जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी से कह सकता है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो इस प्रॉपर्टी को, जो कि उसके मतलब जो कि उसको वापस मिलनी चाहिए, अब वो इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर जो है उसके नाम में ट्रांसफ़र ना करके जो थर्ड पर्सन है, यहाँ पर मान लीजिए थर्ड पर्सन कोई सी है, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दे। अब बात करते हैं हम राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। ये आपका सेक्शन 60B में मिलेगा, ठीक है ना, सेक्शन 60B में आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये क्या राइट प्रोवाइड कर रहा है, ये आपका जो मॉर्गेजर है उसको राइट प्रोवाइड करता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी जो है वो आपका मॉर्गेजी की पोजीशन में है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को और उस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करने का और डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने का जो प्रोड्यूस करने के लिए कह सकता है वो मॉर्गेजी को, ये राइट भी आपका मॉर्गेजर के पास होता है। तो मॉर्गेजर हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट्स and can also request mortgagee to produce the documents of the property mortgage to the mortgagee as the documents were in the custody of mortgagee। क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मॉर्गेजी की कस्टडी में है ना, तो आपका जो मॉर्गेजर है वो उसको, उसके पास में राइट होता है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सके और मॉर्गेजी जो है उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी कह सकता है कि भाई जो डॉक्यूमेंट मैंने आपके पास में मॉर्गेज किए थे वो आप उसको मेरे को दिखा दीजिए ताकि मैं उसको इंस्पेक्ट कर सकूं। फाइन। तो आपका सेक्शन 60, 60A, 60B आपका हो गया है ना। 60 क्या कहता था, 60 मैंने आपको बताया कि 60 सेक्शन कहता है राइट टू रिडम्पशन की बात करता है। 60A जो है वो आपका क्या बात करता है, राइट टू ट्रांसफ़र मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफरिंग की बात करता है। नेक्स्ट है राइट ऑफ इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये आपका सेक्शन 60B बात करता है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 61। ये देखिए, ये आपका होता है राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, ये सेक्शन 61 में कहा गया है। इसका मतलब क्या है आपका कि मान लीजिए कोई जो एक मॉर्गेजर है, सॉरी हाँ, मान लीजिए आपका हाँ देखिए, मान लीजिए मॉर्गेजर है आपका ए, ठीक है ना, ये आपका जो मॉर्गेजी है बी, इसको कोई मतलब इसने किसी एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया है, एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं किया है। मान लीजिए इसने किसी दो या दो से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए इसने 3 प्रॉपर्टीज़ को सेम मॉर्गेजी को मॉर्गेज किया है, मतलब 3 प्रॉपर्टी इसने बंधक बनाई है मॉर्गेजी के पास में अपनी। तो अगर मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन है वो ये कहता है कि अगर मान लीजिए आपका जो मॉर्गेजी है, नहीं सॉरी मॉर्गेजर, अगर मॉर्गेजर जो है वो इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट ड्यू है या फिर 2 या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी का जो भी अमाउंट ड्यू है उनको अगर ये फुली पे कर देता है, तो इसके पास में राइट आ जाता है कि वो उस प्रॉपर्टी को, मान लीजिए उसने किसी एक प्रॉपर्टी जो है इसी का पेमेंट किया है, 3 प्रॉपर्टी में से किसी एक ही प्रॉपर्टी का पेमेंट किया है, तो वो इस एक प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है सेपरेटली, है ना। ज़रूरी नहीं कि उसे पहले तीनों का पेमेंट करेगा तब जाके तीनों आपका उससे मतलब मॉर्गेजी के पास से उसके पास में आएंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसने 2 या मतलब एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को मॉर्गेज किया है सेम मॉर्गेजी के पास में, तो उसके पास में राइट आता है कि वो जिसका भी पेमेंट वो फुली कम्प्लीटली कर देता है उस प्रॉपर्टी को वो रिडीम कर सकता है। मान लो एक का किया तो एक प्रॉपर्टी को कर सकता है वो, मान लीजिए 3 में से 2 का किया तो 2 प्रॉपर्टी को रिडीम कर सकता है, मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा जो प्रॉपर्टी हैं उन सबका ही पेमेंट कर दिया तो वो सबको उनको साइमल्टेनियसली भी रिडीम कर सकता है। अब बात करते हैं हम राइट ऑफ यूसुफैक्टरी मॉर्गेज टू रिकवर पोजेशन। यूसुफैक्टरी मॉर्गेजर क्या होता है आपका, बेसिकली ये वो मॉर्गेजर होता है जो कि आपका क्या कर रहा है, पोजेशन जो है
उसने मॉर्गेजी को डिलीवर कर दिया है। पोजेशन क्या है? पोजेशन मान लीजिए ये ए है, ये आपका यूसुफैक्टरी मॉर्गेजर है और ये आपका बी है, मॉर्गेजी है। तो इसने क्या करा, इसने अपनी किसी प्रॉपर्टी का, मान लीजिए प्रॉपर्टी है इसके पास में, ये मान लीजिए बंगला है कोई इसके पास में, ठीक है ना, फाइन। इसका पोजेशन इसने बी को दे दिया, ए ने बी को इसका पोजेशन दे दिया और इससे कुछ पैसे ले लिए। पोजेशन दिया है, इससे कुछ पैसे लिए, कुछ भी मतलब अमाउंट इसने ले लिया है। अब ए का क्या मानना है, इसने पोजेशन डिलीवर कर दिया। अब इस प्रॉपर्टी से जो उसने मॉर्गेज की है ना, इसे पोजेशन दिया जा रहा है, पोजेशन दे रखा है बी को। अब इससे जो भी इसको बेनिफिट मिलेगा, बी को जो भी बेनिफिट मिलेगा ना, वो उससे डिडक्ट करता रहेगा, उस अमाउंट से डिडक्ट करता रहेगा, उस अमाउंट का, और उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है उससे वो डिडक्ट करता रहेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, जब मतलब उसने जो उसको अमाउंट दिया है, बी ने ए को जो भी पैसे दिए हैं, ठीक है ना, जो भी उसने मनी उसको दिया है, जब उसकी पूरी रिकवरी हो जाएगी, उस पैसे के समेत उसके इंटरेस्ट की भी रिकवरी हो जाएगी, तब ये वापस किसके पास चली जाएगी, प्रॉपर्टी आपका ए के पास चली जाएगा, ठीक है ना। फाइन। तो यूसुफैक्टरी मॉर्गेज ये होता है। ये क्या कहता है, ये आपका सेक्शन 62 में मेंशन किया गया है, और ये कहता है कि इस तरीके का जो मॉर्गेज होता है, उसमें मॉर्गेजर का राइट होता है पोजेशन को रिकवर करने का, ठीक है ना, पोजेशन को रिकवर करने का, ठीक है, ऑफ द मॉर्गेज डीड फ्रॉम द मॉर्गेजी। कब रिसीव कर सकता है, कब रिसीव बैक कर सकता है वो, जब मॉर्गेजी जो है उसको बैलेंस पेमेंट जो है वो मॉर्गेजर ने दे दिया है। जैसे ये आपका मॉर्गेजर है ना, ये मॉर्गेजी है, ठीक है ना, इसने किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया था, किसको, बी को पोजेशन दे दिया, बी को दे दिया। अब ये इससे रेंट वेंट जो भी इसका प्रॉफिट मिल रहा है वो सब किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। तो दो कंडीशन में ये आपका यूसुफैक्टरी मॉर्गेज जो है, इसका पोजेशन वापस किसको मिल सकता है, आपको मॉर्गेजर को मिल सकता है। अगर मान लीजिए मॉर्गेजर ने जो भी अमाउंट बैलेंस बचाया ना, वो मॉर्गेजी को दे दिया, या फिर जो आपका उस मॉर्गेजी ने जो भी प्रॉफिट प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी से जो भी प्रॉफिट और रेंट वगैरह उसने लिए हैं, ठीक है ना, उससे उसकी फुलफिलमेंट, जो भी मॉर्गेज मनी था उसका कंप्लीट फुलफिलमेंट हो गई है, तो भी वापस रिटर्न बैक प्रॉपर्टी हो जाएगी किसके पास में, आपका ए के पास में, मतलब मॉर्गेजर के पास में। नाउ अब हम बात करते हैं राइट टू एक्सेशन, ठीक है ना, ये सेक्शन 363 में बात की गई है। ये क्या कहता है, बेसिकली एक्सेशन का मतलब होता है एनी एडिशन टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का एडिशन, ठीक है। तो इस राइट के हिसाब से मॉर्गेजर इज एंटाइटल्ड टू सच एक्सेशन टू दी टू हिज प्रॉपर्टी विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ मॉर्गेजी। मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो आपका मॉर्गेजी की कस्टडी में है, ठीक है ना, मॉर्गेजी के कस्टडी में है, तो आपके पास में ये राइट होता है, मॉर्गेजर के पास में ये राइट होता है कि वो उस प्रॉपर्टी में कुछ एडिशन करा सकता है, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करा सकता है, ठीक है ना, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, ज़रूरी है, मतलब प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी वेलबींग के लिए ज़रूरी है। ये राइट आपका मॉर्गेजर के पास में होता है कि वो उसमें ऐसा कुछ एडिशन करा सके। तो देखिए दो तरीके के आपके एक्सेशन होते हैं, एक होता है आपका आर्टिफिशियल और दूसरा होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो कि मान लीजिए मॉर्गेजर अपने एफर्ट्स, ठीक है ना, एफर्ट्स के ज़रिए कुछ उसमें एडिशन करवा रहा है, और जिससे जो लैंड की वैल्यू है, ठीक है, या प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। और नेचुरल एक्सेशन क्या है, वो आपका नेचुरल एक्सेशन है आपका कि जो नेम है ना, नेम ही अपना आप ही डिनोट कर रहा है कि इसमें आपका कोई भी मैन मेड एफर्ट नहीं होता, मतलब नेचुरली उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है ना, उसमें कोई भी एडिशन किसी के एफर्ट के ज़रिए नहीं कराया जा रहा है। बट इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि मान लीजिए अगर कोई एडिशन आपका मॉर्गेजी करा रहा है, जो कि ज़रूरी है प्रॉपर्टी की वेलबिंग वगैरह के लिए, है ना, प्रॉपर्टी की वेलबिंग के लिए ज़रूरी है, प्रॉपर्टी के ठीक ठाक रख रखाव के लिए ज़रूरी है, वो कोई अगर एडिशन करा रहा है उसमें मॉर्गेजी के एफर्ट्स के ज़रिए हो रहा है, तो ये आपका ड्यूटी बन जाती है मॉर्गेजर की कि वो उसको उस एडिशन के लिए, मतलब जो भी उसने खर्चा किया है उस प्रॉपर्टी में को ठीक ठाक रखने में, वो सारा वो उसको पे करेगा, कौन, मॉर्गेजर पे करेगा मॉर्गेजी को। फाइन।
अब हम बात करते हैं राइट टू इम्प्रूवमेंट। ये आपका सेक्शन 63A में बात की गई है। इस राइट के हिसाब से क्या कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट इफ़ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी हैज़ बीन इम्प्रूव्ड while it was in possession of mortgagee, then on redemption and in the absence of any contract to the contrary, mortgagor is entitled to such improvement। ये कहता है कि अगर मान लीजिए इसको हम थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं। ए आपका मॉर्गेजर है, बी आपका मॉर्गेजी है, ये कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि मॉर्गेजर जो है मॉर्गेजी जो है मॉर्गेजी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अभी इसके पोजीशन में है ना, मॉर्गेजी के पोजीशन में है। ये अगर मान लीजिए कोई इम्प्रूवमेंट करा रहा है, देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब है वो अपनी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट करा रहा है मॉर्गेजी, उसे किसी ने कहा नहीं है ये करवाने के लिए। तो मॉर्गेजी जो इम्प्रूवमेंट करा रहा है इस प्रॉपर्टी में, जो वो उसकी खुद की चॉइस है और वो इतना वो नेसेसरी भी नहीं है। तो अगर मॉर्गेजी इस तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट कराता है अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है ना, तो ये जो इम्प्रूवमेंट और इस इम्प्रूवमेंट को बाद में ना अलग नहीं किया जा सकता प्रॉपर्टी से। जो प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट कराया गया है मॉर्गेजी के ज़रिए वो उसको प्रॉपर्टी से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जब ये प्रॉपर्टी वापस मॉर्गेजर रिडीम करेगा ना, तो उसको इस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट मिलेगा, उसके पास में राइट होगा कि वो इस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट ले सके, ठीक है ना। पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अगेंस्ट या इसके कंट्रारी कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच ना हो, ओके। पर मान लीजिए मॉर्गेजर कब लायबल होगा इस तरीके की इम्प्रूवमेंट के लिए पे करने के लिए। मैंने क्या बताया कि मॉर्गेजर जो है ना, मॉर्गेजी जो है उसने अपनी चॉइस से कोई अगर इम्प्रूवमेंट कराया है और वो इम्प्रूवमेंट कोई नेसेसरी इम्प्रूवमेंट भी नहीं था, उसने अपनी चॉइस से कराया है, तो जब वो प्रॉपर्टी वापस रिडीम होगी ना, मतलब जब मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी को वापस अपने पास में ले लेगा, उसका पोजेशन या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेगा फुल पेमेंट पे, तो उस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट उसको मिलेगा। बट कुछ ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के बेस पे मॉर्गेजर लायबल हो जाएगा मॉर्गेजी को पे करने के लिए उस इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यही हम बात करेंगे कि मॉर्गेजर कब लायबल होगा मॉर्गेजी को उस इम्प्रूवमेंट के लिए पे करने के लिए, कि अगर इम्प्रूवमेंट जो की गई है मॉर्गेजी द्वारा, ठीक है ना, वो आपका प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है, मतलब ज़रूरी थी, कम पता नहीं कि ज़रूरी नेसेसरी थी, ठीक है ना। अगर वो ज़रूरी थी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, और इसकी परमिशन या फिर उसने परमिशन मॉर्गेजर से पहले परमिशन ली उस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए, तो इस कंडीशन में मॉर्गेजर जो है वो मॉर्गेजी को उस इम्प्रूवमेंट के लिए पे करेगा, मतलब जो भी उसने खर्चा उसमें लगाया है उसके लिए वो उसे पे करेगा। फाइन। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं, ठीक है ना, जो कि मॉर्गेजी के द्वारा की गई हैं, वो किसी पब्लिक अथॉरिटी की परमिशन के ज़रिए की गई हैं या पब्लिक अथॉरिटी की परमिशन के साथ की गई है, तो उस केस में भी मॉर्गेजर को पे करना पड़ेगा, या उसकी ड्यूटी बन जाएगी, ठीक है, लायबिलिटी या ड्यूटी बन जाएगी मॉर्गेजी को पे करना। तो ये आपकी 2-3 कंडीशन है कि किस कंडीशन में आपका मॉर्गेजर को उस इम्प्रूवमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो राइट है उसकी, दैट इज़ राइट टू अ रिन्यूड लीज। सेक्शन 64 जो है वो आपका रिन्यूड लीज जो है उसका राइट, उसके बेनिफिट की बात करता है कि उसका बेनिफिट आपका कब मॉर्गेजर को मिलेगा। इफ़ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी इज़ अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, एंड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ मॉर्गेज द लीज गेट्स रिन्यूड, और उस मॉर्गेज के पीरियड के दौरान ही वो लीज आपकी रिन्यू हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक लीज्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, मतलब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है किसकी, मॉर्गेजर की। ये इसने क्या कर दिया, ये इसने मॉर्गेज कर दी बी के पास में, ठीक है ना। अब मॉर्गेज पीरियड है, मतलब मान लीजिए कि जो भी टाइम पीरियड मॉर्गेज के लिए फिक्स किया गया है, मॉर्गेज पीरियड में मान लीजिए इसकी जो लीज़ है वो रिन्यू हो जाती है। लीज़ क्या है, रिन्यू हो जाती है।
ठीक है ना, रिन्यू हो जाती है। तो जब मान लीजिए मॉर्गेजर पूरा अमाउंट पे उस, देखिए जब तक ये आपकी लीज़ रिन्यू हो रही तो इस लीज़ का बेनिफिट किसको मिलेगा, आपका मॉर्गेजी को मिलेगा। बट मान लीजिए कि रिडम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है, मतलब मॉर्गेजर जो है ना, मॉर्गेजर जो है उसने फुल फाइनल सेटलमेंट कर लिया, पूरा अमाउंट पे कर दिया बी को। अब प्रॉपर्टी जो है वापस किसके पास चले गई, मॉर्गेजर के पास जाएगी। तो ये जो रिन्यूड लीज होगी ना, इसका जो भी बेनिफिट है वो अब किसको मिलेगा, वो आपका मॉर्गेजर को मिलेगा। किसको मिलेगा, मॉर्गेजर को मिलेगा। पर ये भी, यहाँ पर भी यही कंडीशन है कि इसके अगेंस्ट या इसके कॉन्ट्रैरी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर या मॉर्गेजी के बीच में नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं राइट टू ग्रांट अ लीज। ये लास्ट राइट सेक्शन 65A जो है, ये आपका राइट टू ग्रांट अ लीज, मतलब लीज ग्रांट करने के, एक तो बताया ना आपको कि जो रिन्यूड लीज होता है उसका राइट, और अब ये है आपका कि लीज ग्रांट करने का राइट, ठीक है ना, मॉर्गेजर का। ये सेक्शन 65A बात कर रहा है। तो ये जो है, ये आपका जो राइट इंट्रोड्यूस हुआ है ना, ये राइट आपका अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1929 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले क्या होता था, पहले का जो आपका जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था ना, उसमें मॉर्गेजर जो था ना, वो आपका अलाउड नहीं था मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज पे देने के लिए, ठीक है ना, फाइन। बस मतलब मॉर्गेजर जो है वो कब अपनी प्रॉपर्टी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज दे सकता था, पहले पहले के जो मतलब जो आपका टीपीए में अमेंडमेंट से पहले, इस अमेंडमेंट से पहले की बात कर रहे हैं हम, कि इसमें आपका मॉर्गेजर जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज पे नहीं दे सकता था, ठीक है ना। लीज पे देने के लिए उसे मॉर्गेजी की परमिशन की ज़रूरत होती थी, फाइन। पर नाउ अब क्या है, अब मॉर्गेजर के पास में राइट होता है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को लीज पे भी दे सकता है, ठीक है ना, जब उसके लॉफुल पोजेशन, उस प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेशन किसके पास में है, मॉर्गेजर के पास में हो, ठीक है ना। अगर मॉर्गेजर के पास में उस प्रॉपर्टी का, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का लॉफुल पोजेशन है, तो वो उस प्रॉपर्टी को लीज दे सकता है अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1929 के हिसाब से, ठीक है ना। पर ये इसमें भी कुछ कंडीशंस आपकी होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है इसमें, कि सबसे पहले जो कंडीशंस होंगी ना लीज की कंडीशन, वो आपका लोकल लॉज और जो कस्टम्स होंगे ना उसके हिसाब से होंगी, ठीक है ना, ताकि कोई भी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना हो सके। दूसरा है कि कोई भी आपका जो मॉर्गेजी जो है ना, वो आपका कोई भी आपका रेंट या प्रीमियम जो है वो आपका पे नहीं करेगा एडवांस में। फिर तीसरा कहता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, शैल नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज, मतलब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसमें आपका लीज के रिन्यूअल के लिए, ठीक है ना, लीज ग्रांट की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो लीज के रिन्यूअल के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी प्रोविज़न नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ कि मान लीजिए कि आपका ये जो लीज है ना, लीज आपका इफेक्ट में कैसे आएगी, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, मतलब उसके एग्जीक्यूशन से 6 महीने के अंदर अंदर आपका लीज जो है आपका इफेक्ट में आ जानी चाहिए। और लास्ट इसका क्या है आपका, कि अगर मान लीजिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो आपकी कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, तो टर्म ऑफ लीज जो है, टर्म ऑफ लीज जो है वो आपकी 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। अगर बिल्डिंग है तो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आपका राइट्स ऑफ मॉर्गेजर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इससे थोड़ा हेल्प मिलेगी, आपको समझ में आएगा, आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखने में हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आता है, आपको हेल्प मिलती है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।